नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर युवा हुए बेकाबू, हिंसा में 11 लोगों की हुई मौत। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य इलाकों में सोमवार को युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हालत बिगड़ने के बाद नेपाल की सेना को राजधानी काठमांडू में तैनात किया गया है। सेना के जवानों ने नए बानेश्वर में संसद परिसर के आसपास के रास्तों पर नियंत्रण कर लिया है। इससे पहले काठमांडू में जेएनजी के बैनर तले स्कूली छात्रों समेत हजारों युवा संसद भवन के सामने इकट्ठा हुए और प्रतिबंध को तुरंत हटाने की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवाओं को प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोले का सहारा लेना पड़ा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति का संशोधित रिजल्ट हुआ जारी। जेएसएससी ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। जेएसएससी ने इसे लेकर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ली थी। पूर्व प्रकाशित रिजल्ट को रद्द कर दिया गया, फिर से नया संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें कुल 4,333 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जबकि पहले 4,817 सफल घोषित किए गए थे। इस संशोधित रिजल्ट में पूर्व के परीक्षा फल से 484 अभ्यर्थी कम हो गए हैं। आयोग द्वारा पूर्व प्रकाशित रिजल्ट को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संशोधित किया गया है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें 6,667 पद खाली रह गए। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 पद थे। इसके विरोध आयोग ने 7,151 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने जारी परीक्षा फल में कहा है कि बहादुर महतो एवं अन्य डमरूधर साहू एवं अन्य की याचिका में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश से उक्त परीक्षा फल में संशोधन संभावित है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की मिली धमकी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को 1 महीने के भीतर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें रविवार देर रात 12 बजे एक अनजान मोबाइल नंबर से तब मिली जब वह बोकारो परिसदन पहुंचे हुए थे। मंत्री के अनुसार यह कॉल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया गया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद मंत्री के आप सचिव मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बोकारो एसपी हरिवंदर सिंह और जामताड़ा एसपी को सूचना दी। आप सचिव की शिकायत पर बोकारो स्टील सिटी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि सिम कार्ड नैना सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो नॉर्थ ईस्ट का है। जमशेदपुर के मानगो में बनेगा नया पुलिस अनुमंडल। जमशेदपुर के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाया जाएगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को उच्च स्तरीय समिति की बैठक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पूर्वी सिंहभूम में पहले से ही जमशेदपुर और पटमदा पुलिस अनुमंडल है। बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मानगो में आर्थिक अपराध, नारकोटिक्स से जुड़े मामले और अन्य प्रकृति के कांडों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अनुमंडल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस अनुमंडल जमशेदपुर और पटमदा से जुड़े उत्क्रमित थाना मानगो, आजादनगर व उलेडी ओपी को काटकर मानगो पुलिस अनुमंडल अस्तित्व में आएगा। बैठक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास सचिव श्रीनिवासन और आईजी नरेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में 631 करोड़ का डीएमएफटी घोटाले का लगाया आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में 631 करोड़ के डीएमएफटी फंड घोटाले का उजागर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। सरकार ने डीएमएफटी फंड को अपना एटीएम कार्ड बना लिया है और अधिकारियों को निकालने के लिए लगा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर अपने आप को पाक साफ बताना चाहते हैं तो इस घोटाले की जांच सीबीआई से करने की अनुशंसा करें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज वे बोकारो जिला में हुई लूट का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की लूट पूरे प्रदेश में हुई है, जिसकी जांच आवश्यक है।
तभी सारे लूट उजागर होंगे। उन्होंने बोकारो जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25, 25 और 25-26 का उल्लेख करते हुए कहा कि इन वर्षों में बोकारो जिलों में 631 करोड़ रुपए का DMFT फंड मिला हुआ है। कई कंपनियों के माध्यम से इस फंड की लूट जिला प्रशासन द्वारा की गई है। हजारीबाग में NM ने प्रसव के लिए वसूले 1800 रुपये, शिकायत पर वेतन से हुई कटौती। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी CHC में प्रसव कराने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत शाहपुर गांव निवासी कृष्णा भुइया ने CHC प्रभारी से की। आवेदन में कहा गया है कि उसकी पत्नी प्रसव के लिए CHC कटकम सांडी में भर्ती हुई थी। वहां कार्यरत NM मंजू कुमारी ने उससे 1800 रुपये की मांग की। इस पर पत्नी ने पैसा देने पर असहमति जताई। इस पर NM मंजू कुमारी ने कहा कि पैसा नहीं है तो हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में चले जाइए, यहाँ इलाज नहीं होगा। इसके बाद कर्ज लेकर 1800 रुपये NM को दिया, तब प्रसव हो पाया। कृष्णा भुइया ने गलत ढंग से पैसा वसूलने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर भुक्तभोगी द्वारा CHC प्रभारी को आवेदन दिए जाने के बाद आरोपी NM पैसा वापस करने की बात कही है। इस बाबत प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भूषण राणा ने बताया कि प्रसव के नाम पर जिस NM ने लाभुक से पैसा वसूला था उसे उसी NM के वेतन से कटौती कर पैसा लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने हरमू फ्लाईओवर को रातों रोड फ्लाईओवर से जोड़ने का दिया निर्देश। राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 3 बड़े फ्लाईओवर परियोजनाओं की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांके रोड स्थित अपने आवास पर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इन प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देगा। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरमू से SB कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर को रातों रोड फ्लाईओवर से जोड़ा जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक और करमटोली चौक से साइंस सिटी तक प्रस्तावित फ्लाईओवर परियोजनाओं का भी प्रेजेंटेशन देखा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं का DPR जल्द निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरमू फ्लाईओवर परियोजना का टेंडर लगभग पूरा हो चुका है। इसके निर्माण से हरमू बाईपास रोड पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। रांची के रातू थाना क्षेत्र के झगड़ाडांड गांव में हुई हत्या के मामले का हुआ खुलासा। रातू थाना क्षेत्र के झगड़ाडांड गांव में रविवार की शाम फायरिंग में हुई हत्या के मामले का रांची पुलिस ने घटना के 10 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया है। मामले में मुख्य साजिशकर्ता 3 शूटर सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 5 कारतूस, 1 बाइक, 1 कार और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गोलीबारी की इस घटना में रवि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि राजबल्लभ उर्फ बलमा गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले में मुख्य साजिशकर्ता कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव ने राजबल्लभ उर्फ बलमा को मारने के लिए सुपारी दी थी। उसने शूटरों को बताया था कि बलमा सफेद टी-शर्ट में है, जबकि बलमा का मित्र रवि कुमार भी वहीं था, वह भी सफेद शर्ट पहना हुआ था। भ्रमित होकर शूटरों ने रवि को बलमा समझकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वह उसकी हत्या कर दी। यह जानकारी DIG SSP चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। जमशेदपुर में शिक्षक संघ ने पूर्व में बहाल शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की। सोमवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने की। इस दौरान जिले के कई शिक्षक की लंबित समस्याओं के निराकरण की भी मांग रखी गई। संघ ने बताया कि हाल ही में कुछ शिक्षकों की ग्रेड 4 पद पर प्रोन्नति हुई है। प्रोन्नति के बाद वेतन निर्धारण के लिए उनकी मूल सेवा पुस्तिका एवं आवश्यक प्रपत्र पिछले 2 माह से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में जमा है। इस पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिक्षा अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सहायक आचार्य पद पर काउंसलिंग पूरी होने के बाद ग्रेड 4 पद पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर देश भर में आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें मांग की गई है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। इसमें संघ का कहना है कि नियुक्ति के समय यह शर्त लागू नहीं थी, इसलिए अब इसे लागू करना अन्यायपूर्ण है।